हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया प्रैक्टिस पेपर 4 क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा साइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस पेपर रहने वाला है क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। साथ ही जो पैटर्न चेंज हुआ है साइंस के पेपर का, आप पिछली बार वाला पैटर्न देखोगे तो वो पैटर्न नहीं आएगा पेपर में। जो न्यू पैटर्न चेंज हुआ है उसके ऊपर बेस्ड ये प्रैक्टिस पेपर है, तो इसीलिए यहाँ से आपको न्यू पैटर्न का भी पता चलेगा। इसलिए भी ये जो प्रैक्टिस पेपर हैं सभी सब्जेक्ट के आपके लिए ज़रूरी हैं। अधिकतम अंक रहेंगे 60 और टाइम रहेगा 2.5 घंटे, ठीक है। और अगर हम बात सिलेबस की करें बच्चे, तो आपके सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड है, और उसके बाद 5th चैप्टर, 9th चैप्टर एंड देन 13th चैप्टर। ये 6 चैप्टर आपको करने हैं। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न आपके अनिवार्य रहेंगे। इस वीडियो में हम इसको हिंदी मीडियम में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेपर को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। आप जिस भी मीडियम में देखना चाहो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 1 जो है 1 से 12 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का रहेगा। प्रश्न संख्या 2 से 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। 6 से 8 जो है वो लघु उत्तरीय रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। 9 से 11 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का। 12 से 15 जो है केस आधारित प्रश्न रहेंगे, जिनमें जो है क्या होंगे 3 उपभाग होंगे, कोई समग्र विकल्प नहीं है। तो खंड क दिया गया है। प्रश्न है 1 से 12 प्रश्न पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कौन सी गैस निकलती है, तो ली कौन सी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और निकलती कौन सी है? ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। कौन सा जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा? राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस दही के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, पित्तरस डैश में संग्रहित होता है? तो पित्तरस जो है वो पित्ताशय में संग्रहित होता है। अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्कासन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 50 डिग्री सेल्सियस तापमान की लोहे की छड़ को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के जल से भरी बाल्टी में डाला गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा जो है दोनों का तापमान समान है 50-50, तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। ना तो लोहे की छड़ से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की छड़ की ओर स्थानांतरित होगी। उसके बाद 6 है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तब यह डैश बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो इसमें क्या बनता है? तो इसमें बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से, चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो अगले दिन विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो अगले दिन विलयन का रंग जो है वो हरा हो जाएगा, ठीक है, FeSO4 बनने के कारण। नेक्स्ट देखिए, भौतिक परिवर्तन में निम्न में कौन सी घटना हो सकती है? तो भौतिक परिवर्तन में गैस का बनना रासायनिक होगा, ध्वनि का उत्पन्न होना, आकार का बदलना भौतिक हो सकता है, कि जिसमें किसी वस्तु का केवल आकार बदले, कुछ नया ना बने। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी युक्ति समय मापने की में सहायता नहीं करती? तो इसमें देखिए, जल घड़ी, धूप घड़ी, रेत घड़ी, ये सभी समय मापने में सहायता करती है, लेकिन प्रेशर कुकर जो है वो समय मापने में सहायता नहीं करता। निम्न में वर्तुल गति कौन सी है? वर्तुल गति आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें रहेगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है वो कैसी गति है? वर्तुल गति है। समय की SI इकाई क्या है? तो समय की SI इकाई जो है वो क्या होती है? सेकंड जो है वो समय की SI इकाई है। निम्न में कौन सी कार्बनिक अशुद्धि वो जल में पाई जाती है? कौन सी कार्बनिक अशुद्धि जो है वो जल में पाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा मानोमल, C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है पौधों की पत्तियों पर रंध्र नामक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। रंध्र क्या कार्य करते हैं? तो जो रंध्र होते हैं वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पे, और उनका कार्य क्या है ये आपको बताना है। अथवा में दिया गया है सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? इस संबंध में रहने वाले एक जीव का नाम लिखिए। आंसर रहेगा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र जो है वो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, पानी होता है, उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, तो उसमें ये रंध्र सहायता करते हैं।
अथवा में दिया गया है सहजीवी संबंध किसे कहते हैं, इस संबंध में रहने वाले एक जीव का नाम लिखिए। तो सहजीविता संबंध वह संबंध है जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है। तो जैसे लाइकेन है, इसमें शैवाल और कवक जो है ये दोनों एक साथ रहते हैं और इस संबंध को जो है क्या कहेंगे, लाइकेन, और इसमें दोनों का फायदा होता है। प्रश्न 3 है, बरसात के मौसम में मशरूम अच्छी तरह क्यों उगते हैं। तो क्योंकि वर्षा ऋतु जो होती है, बरसात का मौसम, उसमें नमी और आर्द्रता उनके बढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण जो है वो प्रदान करती है, इसलिए मशरूम अच्छी तरह से उगती है। प्रश्न 4 है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी के बीच एक अंतर बताना है। प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापता है, ठीक है। उसका परिसर जो होता है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस जो प्रयोगशाला में यूज़ होता है, जबकि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है वो मापता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अथवा में दिया गया है थल समीर किसे कहते हैं। तो रात में ठंडी हवा भूमि से समुद्र की ओर बहती है, इसे क्या कहते हैं, भूमि से समुद्र की ओर जो हवा बहती है उसको जो है स्थल पवन या जो है थल समीर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, कागज़ काटना भौतिक परिवर्तन है परंतु जलाना रासायनिक परिवर्तन क्यों है। तो काटने पर क्या होता है, जब हम कागज़ को काटते हैं तो केवल आकार या आकृति बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जलाने पर क्या होगा, राख, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए यह कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हो गए। खंड ग दिया गया है। अब यहाँ से आपके 3 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न 6 है, आहार नाल के किस भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल खाना पचाने में किस प्रकार सहायता करता है, इसके 2 कार्य लिखिए। आंसर रहेगा, आहार नाल के किस भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये है जो है स्टमक यानी पेट में पाया जाता है, वहाँ पर ये निकलता है। यह अम्ल खाना पचाने में किस प्रकार सहायता करता है, 2 कार्य लिखने हैं। तो यह हानिकारक जीवाणुओं को मारता है जो खाने के साथ चले जाते हैं, और यह प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम को सक्रिय करता है, ठीक है। अथवा में दिया गया है, इसमें अमीबा में खाद्य पदार्थ का पाचन कहाँ होता है। तो भोजन जो है वो खाद्य रिक्तिका में पचता है। किस में पचता है, खाद्य रिक्तिका। उसके बाद अमीबा के पादाव के 2 उपयोग आपको बताने हैं। तो वो क्या रहेंगे, गति करने में सहायता और भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं, ठीक है। अब जो पादाव है, ठीक है, वो जो है पादाव की वजह से ये अमीबा क्या करता है, गति करता है। तो ये क्या होते हैं, ये पादाव हैं, और इन्हीं से, और ये पादाव जो है वो भोजन को पकड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमें सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपको अत्यंत सर्दी में एक मोटा कंबल और एक उसके ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करने की छूट हो तो आप क्या चुनेंगे और क्यों। तो आंसर रहेगा कि हमें सर्दियों में कैसे रंग के कपड़े पहनते हैं। हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि गहरे रंग क्या करते हैं, अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं ताकि हमें सर्दी जो है वो कम लगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको एक अत्यंत सर्दी में एक मोटा कंबल और एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों। तो 2 पतले कंबल चुनेंगे क्योंकि उनके बीच जो हवा होती है, हवा फंस जाती है तो वो एक ऊष्मा के रोधन का काम करती है और उससे हमारी सर्दी जो है वो ज़्यादा रुक पाएगी, ठीक है ना। 2 कंबल के बीच में क्या होता है कि जो हवा है वो एक ऊष्मा रोधन का काम करती है, क्योंकि वायु ऊष्मा रोधी होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है। फर्स्ट में, एक सरल लोलक की इधर उधर गति क्या कहलाती है, किस गति का उदाहरण है ये। तो ये आवर्ती गति का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण होगा, आवर्ती गति का एक उदाहरण है। अगला है, एक सरल लोलक 30 दोलन पूरे करने में 45 सेकंड का सेकंड लेता है। लोलक का आवर्तकाल जो है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए, एक सरल लोलक जो है वो 45 सेकंड में 30 दोलन पूरे करता है। इसका आवर्तकाल आपको निकालना है। तो आवर्तकाल क्या है, कुल समय और दोलन की संख्या, ठीक है। यानी आवर्तकाल क्या होता है कि 1 सेकंड में कितने दोलन करेगा, तो वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो देखिए 45 सेकंड में कितने दोलन कर रहा है, 30 दोलन, ठीक है। और 1 सेकंड आवर्तकाल क्या होता है, 1 दोलन में कितना समय लगा, वो क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 30 दोलन में कितना समय लग रहा है, 45 सेकंड समय लग रहा है 30 दोलन में। 1 दोलन में कितना लगेगा, 45/30, तो कितना आ जाएगा 1.5 सेकंड। तो आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, कुल समय बटे में दोलन की संख्या। अगला क्वेश्चन है, इसमें अथवा में दिया गया है 3 नंबर में, गति को परिभाषित करना है।
और निम्नलिखित स्थितियों में गति का दूरी समय ग्राफ आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं गति की परिभाषा। तो किसी वस्तु द्वारा एकक समय में तय की गई दूरी को वेग या गति कहा जाता है। वेग या गति कहते हैं। ठीक है, गति यानी गति का फॉर्मूला क्या रहेगा, दूरी बटे समय। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में गति की दूरी समय ग्राफ आपको दिखाना है। ये है नियमित चाल से गति करता एक ट्रक। तो नियमित चाल से गति करता एक ट्रक हम कैसे दिखाएंगे, इस तरह से ग्राफ बनाएंगे आप। इसमें ये रहेगा समय और यहाँ पे ये क्या रहेगी, दूरी। ठीक है, तो नियमित चाल से गति करता एक ट्रक, तो कैसा ग्राफ आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। और दूसरा है सड़क के किनारे एक खड़ी गाड़ी। तो सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी है, यानी टाइम के साथ उस गाड़ी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सड़क के किनारे अभी इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। टाइम के साथ साथ उसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये जो है विराम अवस्था में ग्राफ बनेगा। इस तरह से आप इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन खंड ग दिया गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भागों को जो है आपको क्या करना है, पहचानना है। तो इसमें आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये जो आपको मार्क करके दिया गया है, ये क्या है, ये ग्रसिका है। ठीक है, क्या रहेगी ये, ग्रसिका। और ये क्या है, ये आमाशय है। क्या हो जाएगा, आमाशय। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये यकृत हो जाएगा, यकृत। ठीक है, ये आप लिख देंगे। उसके बाद है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, तो मानव पाचन तंत्र के किन्हीं 5 भागों के नाम आपको लिखने हैं। तो 5 भागों के नाम आप क्या लिख सकते हो, मुख हो जाएगा। ठीक है, मुख हो जाएगा। ग्रसिका आप लिख सकते हो, ग्रसिका। आमाशय, ठीक है। उसके बाद छोटी आंत है और बड़ी आंत। तो ये 5 भाग आपके हो जाएंगे मानव पाचन तंत्र के। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विश्व जल दिवस डैश को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। आपांक के उपचालन के दौरान डैश जो है उत्पन्न होती है। तो जब अपांक यानी जो कूड़ा करकट है, सब्जियों के छिलके हैं, उनसे कौन सी गैस उत्पन्न होती है, उनसे बायोगैस उत्पन्न होती है। डैश यथास्थान मानव मल निपटान तंत्र का एक उदाहरण है। तो क्या है मानव मल निपटान तंत्र का उदाहरण, सेप्टिक टैंक होता है। अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है। ठीक है, एक जो अनुपचारित मानव मल है वो क्या है, एक स्वास्थ्य संकट है। शुष्क आपांक का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो शुष्क आपांक यानी जो भी कूड़ा है उसका उपयोग जो है खाद बनाने के लिए यूज़ होता है, तो खाद आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को समझाइए। जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए और जंग को रोकने के लिए 2 तरीके आपको बताने हैं। उसके अलावा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करना है। तो इन सभी का आंसर देखेंगे। तो देखिए, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को समझाना है। जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का उल्लेख क्या रहेगा। जंग लगना जो है वो क्या है, एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें लोहा नमी और वायु के संपर्क में आकर हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड यानी जंग में बदल जाता है। शर्तें क्या रहेंगी जंग लगने के लिए, तो पानी और ऑक्सीजन दोनों का होना क्या रहेगा, आवश्यक है। ठीक है, जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। रोकने के लिए कोई 2 तरीके आपको बताने हैं। तो पेंट या तेल या ग्रीस से आप जंग को लगने को रोक सकते हो, या गैल्वेनाइजेशन करके, यानी जो लोहा है उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाकर जो है उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। उसके बाद है भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना है। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। चाक का तोड़ना कुछ नया नहीं बनता, तो भौतिक परिवर्तन है। चावल का पकाना ये कैसा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। नीले कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण, ठीक है, नीले कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण, तो उसके क्रिस्टल बनना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण में कुछ नया नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए, खंड अड़ा दिया गया है। इसमें आपके केस आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। शालू ने एक ही प्रकार के पौधे के 2 गमले लिए हैं और उन्हें अ और ब से चिन्हित किया है। उसने गमला अ को जो है क्या किया, अंधेरे कमरे में रख दिया और गमला ब को सूर्य के प्रकाश में रखा। ठीक है, 72 घंटे बाद क्या हुआ, दोनों गमलों की पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण किया
तो किस गमले की पत्तियां आयोडीन परीक्षण के दौरान नीली काली होंगी? तो नीली काली किस में होंगी? जो सूर्य के प्रकाश में रखा है, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च बनेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? ब गमले में जो है नीली काली हो जाएंगी, ब में। ठीक है। उसके बाद पत्तियों को हरा रंग देने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो पत्तियों को हरा रंग जो है कौन देता है? क्लोरोफिल। कौन सा वर्णक होता है जो पत्तियों को हरा रंग देता है? क्लोरोफिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है? और किन्हीं दो पौधों के नाम बताने हैं आपको। देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं इसमें से, और किन्हीं दो पौधों के नाम लिखे जो स्वपोषी नहीं है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है, क्योंकि दोनों के बीच में अथवा लिखा हुआ है, तो ये दोनों प्रश्न तो सबको करने हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? यह वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से CO2 और पानी से क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं और जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये इसको प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। किन्हीं दो पौधों के नाम लिखे जो स्वपोषी नहीं हैं। तो जो स्वपोषी नहीं है वो बताने हैं। तो एक तो हो जाएगा अमरबेल है, ये स्वपोषी नहीं है, और दूसरा जो है मशरूम हो जाएगा, ये भी स्वपोषी नहीं है, मशरूम। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। रवि अपने पिता के जन्मदिन के लिए हलवा बना रहा था। उसने देखा कि कढ़ाई का लकड़ी का हैंडल ठंडा था, परंतु धातु की चम्मच जो है वो बहुत अधिक गर्म थी। किस प्रक्रिया द्वारा कढ़ाई की ऊष्मा धातु की चम्मच तक पहुंच गई? तांबा ऊष्मा का क्या है? तो तांबा ऊष्मा का क्या है? चालक है। इसीलिए क्या हो जाता है, अगर हम धातु की चम्मच लेते हैं तो वो गर्म हो जाती है। उसके बाद किस प्रक्रिया द्वारा कढ़ाई की ऊष्मा धातु की चम्मच तक पहुंच गई? पहला प्रश्न यही है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा, तो किस प्रक्रिया के द्वारा ये वहाँ तक चम्मच के तक जो है ऊष्मा पहुंच गई? चालन के द्वारा। ठीक है, चालन। तो किस प्रक्रिया द्वारा कढ़ाई की ऊष्मा धातु की चम्मच तक पहुंच गई? तो क्या आ जाएगा? चालन। थर्ड और फोर्थ में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। खाना पकाने वाले बर्तन के हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के क्यों होते हैं? क्योंकि लकड़ी या प्लास्टिक क्या होती है? विद्युत रोधी होते हैं। तो खाना पकाने वाले बर्तनों के हैंडल जो है वो लकड़ी या प्लास्टिक के क्यों होते हैं? क्योंकि बर्तनों के हत्थे लकड़ी व प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि वे जो है ऊष्मा रोधक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा रोधक होते हैं। नेक्स्ट है रवि ने टीन के समान आकार वाले दो डिब्बे लिए, एक काला और दूसरा सफ़ेद। उसमें दोनों को में पानी भरकर उनको धूप में रख दिया। कौन सा डिब्बा अधिक गर्म होगा और क्यों? तो जो काला डिब्बा है वो अधिक गर्म होगा, क्योंकि काला रंग क्या करता है? ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा करता है। तो काला डिब्बा अधिक गर्म होगा, क्योंकि काला रंग ऊष्मा अधिक क्या करता है? अवशोषित करता है। अगला प्रश्न देखिए। रिया प्रातः 7:15 बजे अपने 7:15 पर अपने घर से साइकिल चलाकर स्कूल के लिए निकली, जो 10 किलोमीटर दूर है। वह प्रातः 7:55 स्कूल पहुंची और शाम को वह 20 मिनट में ऑटो रिक्शा से वापस घर आई। रिया को प्रातः घर से स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगे? तो वो जो है 7:15 पर चली और 7:55 पर पहुंची। तो 7:55, ठीक है, आप यहाँ से कर देंगे। 7:55 में से 7:15 अगर आप घटाते हो तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो 40 मिनट उसको लगे कहाँ पहुँचने में? घर से स्कूल पहुँचने में। कौन सा वाहन तेज़ था, साइकिल या ऑटो रिक्शा? तो ऑटो रिक्शा से केवल 20 मिनट लगते हैं और साइकिल से 40 लगते हैं। तो कौन सा जो वाहन है वो तेज़ है? ऑटो रिक्शा जो है वो तेज़ है। थर्ड और फोर्थ में से एक करना है। साइकिल की गति आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है गति। तो गति का यहाँ पर गति का फॉर्मूला क्या होता है? गति होगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर, और किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकालनी है। तो दूरी है 10 बटे में समय कितना है? हमें कितना समय लगा साइकिल की से? तो 40 मिनट लगी। तो 40, अब मिनट है तो घंटे बनाने हैं। तो अगर हम 60 से भाग कर देंगे तो क्या होगा? घंटे बन जाएंगे। तो 10 गुना में 60 आ जाएगा, बटे में 40। ये किससे कट गया? 2 से कटेगा, ठीक है। ये 2 से ये कट गया 5। तो कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा। डैश वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो तय की गई दूरी को कौन मापेगा? पथमापी। और डैश वाहन की गति को मापता है तो स्पीडोमीटर, या गति मापी भी लिख सकते हो या स्पीडोमीटर भी लिख सकते हो, गति मापी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में 4 चरण शामिल हैं।
चरण 1 है अपशिष्ट जल को बड़े आकार के संदूषक जैसे कपड़े के टुकड़े, डिब्बे आदि से अलग करने के लिए ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाखा छन्ने से गुजारा जाता है। चरण 2 में क्या होता है, इसके बाद जल को ग्रिट और बालू से अलग करने के टंकी में ले जाया जाता है। चरण 3 है फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। यहाँ मल को जल से अलग किया जाता है। चरण 4 है निर्मलीकृत जल को पंप द्वारा वायु से गुजारा जाता है। जल को रोगाणु रहित, अब प्रश्न 1 है जल को रोगाणु रहित करने वाले एक रसायन का नाम बताइए। तो एक रसायन कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डैश की वृद्धि के लिए निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है। किसकी वृद्धि के लिए, तो जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु की वृद्धि के लिए निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है। ठीक है, जीवाणु की वृद्धि के लिए। नेक्स्ट देखिए, घर में वाहित मल को कम करने के कोई दो उपाय सुझाइए और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के 2 तरीके आपको बताने हैं। तो यहाँ से भी आप आंसर लिख सकते हो। पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है, क्लोरीन है। हवा पंप करने के लिए एरोबिक जो जीवाणु है उसकी वृद्धि होती है। किसकी, एरोबिक जीवाणु की। घर में सीवेज कम करने के 2 उपाय हैं, पानी की बर्बादी रोकना और रसोई का पानी पौधों में पुनः उपयोग करना। ठीक है, और सार्वजनिक स्थलों की सफाई बनाए रखने के लिए 2 उपाय क्या रहेंगे, कचरा खुले में ना फेंकना, कूड़ेदान और शौचालय का प्रयोग करना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे बच्चे। साथ ही वीडियो आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।